वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। जैसा कि आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल करेंगे, जो आपके आगामी सीबीटी एग्ज़ाम एंड सेशनल एग्ज़ाम में ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक तार अथवा केबल होते हैं। ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी अचालक, ऑप्शन डी धारा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन यानी कहें तो 26 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक तार अथवा केबल होते हैं तो क्या होते हैं? प्रत्येक तार अथवा केबल होते हैं चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? पहले का आंसर यानी 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चालक। प्रत्येक तार अथवा केबल चालक होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है। ऑप्शन ए सही है। ठीक, प्रत्येक तार अथवा केबल चालक होते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है? तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तार की मोटाई पर, ऑप्शन बी तार की लंबाई पर, ऑप्शन सी तार के प्रयोजन पर, ऑप्शन डी ए एंड बी। तो चलिए 27 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 27 नंबर का आंसर दीजिए कि तारों के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती है। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि तारों के जोड़ की किस्म तार की मोटाई तथा तार की लंबाई दोनों पर निर्भर करती है। तारों के जोड़ की किस्म तार की मोटाई एवं तार की लंबाई दोनों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों। ए एंड बी दोनों यानी तार की मोटाई पर और तार की लंबाई पर तारों की जोड़ की किस्म निर्भर करती है। ठीक ना। चलिए तो 27 नंबर का आंसर आप लोग दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स को चला रहे होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कोर केबल, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कोर, ऑप्शन सी मल्टी कोर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है? जब 28 नंबर क्वेश्चन जब पूछ रहा है आपसे कि एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है, तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं। तो उसी सही ऑप्शन को आपको चुनना है जो कि आपको 1 नंबर दिला सके। तो एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। यानी क्या चढ़ाकर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए ट्रोपोड्योर केबल, ऑप्शन बी ताम्र केबल, ऑप्शन सी आर्मर्ड केबल, ऑप्शन डी लेड शीथड केबल। तो 29 नंबर का आंसर
दीजिए कि पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? तो पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है ट्रोपोड्योर केबल। ठीक, ऑप्शन ए 29 का ए, ट्रोपोड्योर केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। ठीक ना, 29 का आंसर ए। कमेंट बॉक्स को चलाइए, आप लोग कमेंट बॉक्स को चलाते रहिए, सही और गलत जो भी आपको आ रहा है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 29 का ऑप्शन ए सही है, 28 का ऑप्शन ए सही है, 27 का ऑप्शन ए सही है। ठीक, जो भी आप लोगों को सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 29 नंबर का आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 29 नंबर का आंसर दे दिया गया है कि 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ट्रोपोड्योर केबल, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अचालक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? अचालक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अच्छा चालक, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी केबिल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए कि अचालक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अचालक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अचालक आवरण युक्त तार केबिल कहलाता है। अचालक आवरण युक्त तार क्या कहलाता है? केबिल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है? उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 वोल्ट, ऑप्शन बी 650 वोल्ट, ऑप्शन सी 22,000 वोल्ट, ऑप्शन डी 22,000 वोल्ट से अधिक, 22,000 वोल्ट से अधिक। चलिए तो ऑप्शन दीजिए कौन सा सही ऑप्शन होगा कि उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 22,000 वोल्ट है। कितना है? 22,000 वोल्ट या 22 केबी। ठीक, 22 केबी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप 31 का सी, 31 का सी नंबर हो जाएगा कि उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय सीमा 22,000 वोल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना होती है? 32 नंबर क्वेश्चन, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना होता है? तो ऑप्शन ए 250 वोल्ट, ऑप्शन बी 650 वोल्ट, ऑप्शन सी 450 वोल्ट, ऑप्शन डी 950 वोल्ट। तो 32 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और कमेंट बॉक्स को चलाते रहें कि 32 नंबर का आंसर आप लोग क्या क्या दे रहे हैं। तो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितना होगा? तो मध्यम वोल्टेज की सहनीय वोल्टेज 650 वोल्ट होगा। कितना होगा? मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज 650 वोल्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 650 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहां कौन सा जोड़ उपयुक्त होता है? तो पूछ रहा है कि जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहां कौन सा जोड़ उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए एरियल जोड़, ऑप्शन बी नॉटेड जोड़, ऑप्शन सी डुप्लेक्स क्रॉस टैप पॉइंट जोड़, ऑप्शन डी डबल क्रॉस टैप जोड़। तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा एरियल जोड़। कौन सा जोड़? एरियल जोड़ उपयुक्त होगा। ठीक, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। जहाँ निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहाँ
एरियल जोड़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत लाइन किस लिए सुरक्षित होती है? भूमिगत लाइन किस लिए सुरक्षित होती है? ऑप्शन ए केवल मनुष्यों के लिए, ऑप्शन बी केवल पशुओं के लिए, ऑप्शन सी केवल पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी सभी जीवों के लिए। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा कि भूमिगत लाइन किस लिए सुरक्षित होती है? तो भूमिगत लाइन मनुष्यों के लिए भी सुरक्षित होती है, पशुओं के लिए भी सुरक्षित होती है, पक्षियों के लिए भी सुरक्षित होती है। यानी 34 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 34 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। क्या? सभी जीवों के लिए सुरक्षित होती है भूमिगत लाइन। भूमिगत लाइन जो भूमि के अंदर लाइन चलती है उससे सभी जीव सुरक्षित होते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता उच्चतम होती है? निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता उच्चतम होती है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी तांबा। तो बताइए कि किसकी चालकता अधिकतम होती है? इस्पात की होती है कि एल्युमिनियम की होती है कि चांदी की होती है कि तांबा की होती है? तो इन निम्नलिखित चारों ऑप्शन में से चांदी ही एक ऐसा धातु है जिसकी चालकता सबसे ज़्यादा क्या होती है? अधिक होती है, यानी उच्चतम होता है। तो 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 का आंसर सी चांदी। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, कांस्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? कांस्टेंटन किसकी मिश्र धातु है? यानी कांस्टेंटन किसका किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए तांबा निकिल, ऑप्शन बी आयरन कोबाल्ट, ऑप्शन सी नाइक्रोम सोना, ऑप्शन डी यूरेनियम थोरियम। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा कि कांस्टेंटन तांबा और निकिल धातु की क्या है? मिश्रण होती है। कांस्टेंटन तांबा और निकिल की मिश्रण होती है, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन? ए सही है। कांस्टेंटन तांबा और निकिल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी कॉपर। तो 37 नंबर का आंसर तो आप लोग एकदम रसगुल्ला की तरह हमें लगता है कि घोट जाएंगे। लगभग लगभग सभी लोग 99% स्टूडेंट आंसर सही दे चुके होंगे। जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पढ़ाई कर रहे होंगे वो लोग आंसर इसका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही सही दे चुके होंगे। तो इनमें से इंसुलेटिंग पदार्थ कौन है? ऑप्शन नंबर सी पेपर। पेपर क्या है? एक अचालक पदार्थ है। सोना चांदी और कॉपर एक क्या है? गुड कंडक्टर हैं, अच्छे चालक हैं, ठीक ना। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। कौन? पेपर इंसुलेटिंग पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है? चलिए भाई इंसुलेशन से आ गया कि वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है। तो ऑप्शन ए 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वर्ग बी इंसुलेशन का अधिकतम तापमान सहन करने की जो सीमा है वो क्या है? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है YABFHC, IBFHC, YABFHC सबसे कम किसका होता है? वाई का होता है। कितना? 90 डिग्री। और सबसे अधिक सी वर्ग का होता है। किसका होता है? सी वर्ग का होता है, जो कि 180 अंश से अधिक होता है। कितना होता है? 180 अंश से अधिक तापमान सहन कर सकता है, ठीक ना। चलिए तो 38 नंबर का आंसर वर्ग बी इंसुलेशन 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का सामना कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोल्डर के चयन को सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए उपयोग स्थान, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी 39 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जब सोल्डर का चयन करना होता है तो इन पे ध्यान देना होता है। ठीक, यानी सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा कि सोल्डर को चयन करने से पहले जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कि उपयोग स्थान, उसको कहाँ उपयोग करना है। ऑप्शन ए गलनांक भी क्या करता है? प्रभावित करता है, और कठोरता भी प्रभावित करती है। तो यानी टोटल कुल मिला जुला करके उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त तीनों सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त सभी हैं। 39 का डी हो जाएगा। 39 का डी उपर्युक्त सभी। सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक उपयोग स्थान, उसका गलनांक और कठोरता, ये क्या करते हैं? सोल्डर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि सोल्डर का चयन करने से पहले उस क्या क्या उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो उसी तरह से सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कैसा होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, ए बराबर, बी कम, सी अधिक, डी थोड़ा अधिक। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जब सोल्डर का गलनांक, जो भी सोल्डर कर रहे हैं तो उसका गलनांक कैसा होना चाहिए। जिस धातु को जोड़ रहे हैं तो उस धातु के गलनांक के बराबर होना चाहिए, कि कम होना चाहिए, कि अधिक होना चाहिए, कि थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो 40 नंबर का जो भी क्वेश्चन है तो इसको हम कहेंगे कि इसको आप स्टार मार्क दे सकते हैं इसमें, कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है कि सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु की गलनांक से कैसा होना चाहिए। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बी नंबर आंसर हो जाएगा कम। 40 का बी, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु की गलनांक से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसी धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी इसमें पूछ रहा है कि दो धातु के टुकड़े हैं, उनको बिना पिघलाए आपस में जोड़ना है, तो किस क्रिया से जोड़ेंगे। ऑप्शन ए आक्सीकारक, ऑप्शन बी सोल्डरिंग, ऑप्शन सी आर्मरिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि किसी धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया ही गया है, तो इसी में से छांट लीजिए ना कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। जो आपको सही लगता है उसको सही टिक कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? 41 नंबर का आंसर हो जाएगा कि किसी धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए
जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सोल्डरिंग कहलाती है। ठीक ना? तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि किसी धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को बिना पिघलाए जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? 42 नंबर का क्वेश्चन है कि सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए, एक प्रकार के, ऑप्शन बी, दो प्रकार के, ऑप्शन सी, तीन प्रकार के, ऑप्शन डी, चार प्रकार के। तो 42 नंबर का आंसर आप लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं। तो सब लोगों को पता होगा, बड़ी रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन है ये कि सोल्डर कितने प्रकार के हो सकते हैं। एग्जामिनर के द्वारा आप लोगों से ये पूछ लिया जा सकता है कि जो सोल्डर करते हैं आप वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर। ठीक, तो कितने प्रकार के हो गए? 42 का क्या हो गया? बी। 42 का आंसर बी, हार्ड शोल्डर और सॉफ्ट शोल्डर। ठीक, कठोर शोल्डर और नरम शोल्डर दो प्रकार के होते हैं। तो शोल्डर दो प्रकार के, नरम शोल्डर और कठोर शोल्डर। 42 का बी, दो प्रकार के शोल्डर दो प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 450 अंश से ऊपर, ऑप्शन बी 350 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ऑप्शन सी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से तक। तो बहुत बढ़िया, कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, जो आप लोगों के सीबीटी एग्जाम से लेकर के और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शोल्डर से एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पाया जाता है कि कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 43 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो कठोर शोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 43 का ए सही है। ठीक, तो 43 नंबर का आंसर दे चुके होंगे आप कि कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो 450 अंश से ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नरम शोल्डर का गलनांक कितना होता है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इधर। क्यों कि पहले आप लोगों से पूछ लिया गया कि शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों ने बताया कि शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, कठोर शोल्डर और नरम शोल्डर। फिर अगले क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो आप लोगों ने बताया कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। और इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया 44 नंबर क्वेश्चन कि नरम शोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो नरम शोल्डर का गलनांक कितना होता है? आपके सामने आंसर ऑप्शन है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नरम शोल्डर का गलनांक होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल्टर स्पेल्टर मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? स्पेल्टर मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन बी टीन तथा तांबा, ऑप्शन सी जिंक तथा तांबा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी स्पेल्टर
पूछ रहा है आपसे कि स्पेल्टर किसका किसका मिश्रण होता है। तो स्पेल्टर मुख्यतः तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक, कापर और जिंक, कापर और जिंक का मिश्रण कौन होता है? स्पेल्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 45 का ए, 45 का ए हो जाएगा। स्पेल्टर मुख्यतः तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है, क्वेश्चन मार्क। यानी भूमिगत केबल का जो आर्मरिंग कवच बना होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ऑप्शन बी गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से, ऑप्शन सी फाइबर से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है। आपसे पूछ दिया कि भूमिगत केबल का जो आर्मरिंग बना होता है, आर्मरिंग कवच बना होता है, वो किसका बना होता है। तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो उसी 1 नंबर दिलाने वाले को हमें तो ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं हम कि भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच किसका बना होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी से, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से यानी जीआई वायर से, ऑप्शन सी फाइबर से, उपर्युक्त सभी। तो दीजिए आंसर। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? जीआई वायर से यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना होता है, ऑप्शन बी। यानी गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से भूमिगत केबल का आर्मरिंग कवच बना होता है। ठीक ना? तो आप आंसर दे चुके होंगे, समझ भी गए होंगे कि 46 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। 46 का बी, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरेक्स, ऑप्शन बी नौसादर, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पूछ लिया 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कि कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी हार्ड सोल्डर में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बोरेक्स, नौसादर, जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा कि कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। 47 का ऑप्शन ए से हो जाएगा कि कठोर सोल्डर में फ्लक्स के रूप में बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग, ऑप्शन बी ब्रेजिंग, ऑप्शन सी कठोर सोल्डर, ऑप्शन डी नरम सोल्डर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए नरम सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नरम सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बेल्डिंग, ब्रेजिंग, कठोर सोल्डर सभी सोल्डरिंग के तहत ही आते हैं। सबसे मजबूत जॉइंट होता है बेल्डिंग, फिर उसके बाद थोड़ा कम ब्रेजिंग जो आभूषणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कठोर सोल्डर भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, और नरम सोल्डर हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रकार 48 नंबर का आंसर हो गया नरम सोल्डर हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयुक्त सोल्डर का गलनांक कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयुक्त सोल्डर का गलनांक कितना होता है? ठीक, तो आप लोग चलिए बोलिए 49 नंबर का आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयुक्त सोल्डर का गलनांक 180 अंश डिग्री सेंटीग्रेड या 150 अंश डिग्री सेंटीग्रेड या 183 अंश डिग्री सेंटीग्रेड या 170 अंश डिग्री सेंटीग्रेड। तो 49 नंबर का आंसर आप लोगों के हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उपयुक्त सोल्डर का जो गलनांक होता है वो 183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है?
183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी सही है। क्या सही है? सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का गलनांक कितना होना चाहिए? एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का गलनांक कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, ऑप्शन सी 0। तो 50 नंबर का जो ऑप्शन होगा आप लोगों के सामने, 50 नंबर का आंसर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अर्थात ए सही हो जाएगा कि एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का गलनांक 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन बिट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग आयरन बिट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्तेदार लोहा, ऑप्शन डी तांबा। तो सोल्डरिंग आयरन बिट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है, आप लोगों को पता होगा कि तांबा का बना होता है। किसका बना होता है? सोल्डरिंग आयरन बिट तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन बिट तांबा का बना होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी पूछ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी ERA7 यानी EYRA7। ठीक, तो 52 नंबर का आंसर आप लोगों को हो जाएगा कि एल्युमिनियम सोल्डरिंग के लिए ERA7 EYRA7 फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी 52 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52 का भी आंसर डी हो जाएगा कि एल्युमिनियम सोल्डरिंग के ERA7 फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो 52 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट सोल्डर में टीन और लेड का प्रतिशत कितना होता है? सॉफ्ट सोल्डर में टीन और लेड का प्रतिशत कितना होता है? यानी जो सोल्डर होता है सॉफ्ट सोल्डर, टीन और लेड का मिश्रण होता है, तो कितना कितना होता है तो वहीं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 20% और 80%, ऑप्शन बी 80% और 20%, ऑप्शन सी 40% और 60%, ऑप्शन डी 60% और 40%। तो आप लोग आंसर दीजिए कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन और लेड का प्रतिशत कितना है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही ढूंढना है। तो जो सही ऑप्शन होगा कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन और लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि टीन हो जाएगा 60% और लेड हो जाएगा 40%। ठीक, तो सॉफ्ट सोल्डर में 60% टीन और 40% लेड का मिश्रण होता है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गलनांक कम करना, ऑप्शन बी तारों के जोड़ों को अस्थायित्व देना, ऑप्शन डी सी तारों के जोड़ को हटा देना, ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, ये सभी यानी जो तीनों कंडीशन दिया गया है
कि सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? गलनांक कम करना, तारों की जोड़ों को अस्थायित्व देना, तारों की जोड़ को हटा देना, या उपर्युक्त सभी। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा, 54 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? तारों की जोड़ों को अस्थायित्व देने के लिए क्या किया जाता है? सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डरिंग की क्रिया तारों की जोड़ों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए की जाती है। तो 54 का आंसर क्या हो गया? 54 का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए ड्रैग सोल्डरिंग, ऑप्शन बी वेब सोल्डरिंग, ऑप्शन सी आयरन सोल्डरिंग, ऑप्शन डी डीप सोल्डरिंग। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है। 55 का क्या हो जाएगा? आंसर सी से हो जाएगा, यानी आयरन सोल्डरिंग मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है। ठीक, तो ये रहा आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर। अब जो भी प्रैक्टिस सेट 3 लाएंगे तो उसमें 56 नंबर से आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो आज की वीडियो का टारगेट ज़रूर याद रखना है। आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का, यानी आज का जो भी हम लोग वीडियो बनाए हैं इसका टारगेट है 500 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो। तो ये था आज का वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग नामक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।